हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है। तो हम आज आईटीआर फाइलिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जिससे कि आप खुद अपनी आईटीआर खुद से फाइल कर सकेंगे। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको आईटीआर फाइलिंग के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आपका आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस आसान बना देगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईटीआर किसे फाइल करना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जो कि 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर मैंडेटरी है फाइल करना। लेकिन इसके अलावा अगर आप आईटीआर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या वीज़ा या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, या आप एक पार्टनरशिप फर्म है, तो भी आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन में आपने लॉस इनकर किया है, तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, क्योंकि अगर जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तब तक आपको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर आपके कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है, तो जैसे किसी कैपिटल एसेट को आपने सेल किया है, इससे आपको कोई लॉस हुआ है, तो भी आपको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, जिसमें टीडीएस जो भी कटा है ड्यूरिंग द ईयर उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही आपने जो भी उनको इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, और इसके अलावा आपकी सैलरी इनकम की डिटेल्स उसमें ज़रूर होगी। तो सैलरीड एम्प्लॉई के लिए फॉर्म 16 होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन सैलरीड है, जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंसल्टेंट है, या कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोफेशन से है, तो आपको फॉर्म 16A रिसीव होगा। फॉर्म 16A B C एप्लीकेबल है आपके केस में। अगर आप एक नॉन सैलरीड एम्प्लॉई है, तो उसमें भी आपका जो भी टीडीएस कटा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये 2 फॉर्म्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होने ज़रूरी है, जिसमें आपका IFSC कोड आ जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के एंड में आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास बैंक का पासबुक और स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा बैंक से आपको होम लोन एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई होम लोन लिया हुआ है, तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जानकारी आपको होम लोन स्टेटमेंट से मिल जाएगी। और बैंक से आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रिसीव होगा, जिसमें कि आपका ड्यूरिंग द ईयर जो भी इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न किया है, एफडीज पे है या सेविंग पे है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और आपके पास होना चाहिए फॉर्म 26AS और AIS का स्टेटमेंट, जो कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे फॉर्म 26AS। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपका जो भी टैक्स कटा है और ड्यूरिंग द ईयर जो भी बैंक इंटरेस्ट आपका हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में से मिल जाएगी। और इसी का एक समरी स्टेटमेंट बनेगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि एक AIS का एक फॉर्म है। ये भी आपको ऑनलाइन टैक्स पोर्टल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको एक टैक्स पासबुक की तरह काम लगेंगे, जिसमें कि आपकी जितने भी साल की ड्यूरिंग द ईयर जो भी इंफॉर्मेशन है टैक्स रिलेटेड, वो आपकी इसमें ज़रूर कवर हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, जैसे कि एफडीज है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ELSS के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अलग से निकाल के रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी अगर कुछ रेंटल इनकम है और कुछ फॉरेन इनकम है या डिविडेंड इनकम है, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको रिटर्न में देना ज़रूरी है। तो
जो भी है तो आप इसे निकाल के रखिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है तो आपके पास एक बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं तो आपके पास ग्रॉस रिसिप्ट्स की इंफॉर्मेशन होना और साथ ही में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है इसका आप एक मोटा हिसाब लगा के रखिए। और साथ ही में आपका जो सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन है थोड़ा आपको, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो ये इसका इंफॉर्मेशन आपको रखना ज़रूरी है। इसके अलावा कैश और बैंक बैलेंस का इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम लगेगी। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि ITR कितने टाइप्स के ITR फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो इनकम टैक्स में ITR 1 to ITR 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के ITR फॉर्म्स अवेलेबल है। तो 1 और 4 तक के जो फॉर्म्स हैं वो इंडिविजुअल और HUF के केस में एप्लीकेबल है, और 5 6 7 जो है ये फॉर्म्स कंपनीज और ट्रस्ट और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए ये तीनों फॉर्म एप्लीकेबल है। तो डिटेल में जान लेते हैं ITR 1 to ITR 4 जो इंडिविजुअल्स और HUF के केस में एप्लीकेबल है, जिसकी ड्यू डेट पर्टिकुलरली 31 जुलाई 2024 है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ITR 1 के बारे में। तो ITR 1 जो भी सैलरीड पर्सन है तो सैलरी इनकम के लिए, फिर पेंशन इनकम के लिए, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर उसके रिलेटेड कोई इनकम है, और अदर देन दिस कोई आपके अदर सोर्स से इनकम है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ITR 1 फाइल करना है, जो कि सहज फॉर्म है। और अगर आप इंडिविजुअल या HUF है और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में, जैसे कि आपकी इनकम है सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो आपके केस में ITR 2 एप्लीकेबल है। इस केस में अदर सोर्सेज में आपको पर्टिकुलरली अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह है तो ये भी आपको ITR 2 में इंक्लूड करना है। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो ये अगर 5000 से कम है तो आपको ITR 1 भरना है, और अगर ये 5000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में है तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल है। अदर देन दैट कोई कैपिटल गेन्स है तो भी आपको ITR 2 एप्लीकेबल है। फिर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या जो भी आपने इंडिया के बाहर कोई एसेट खरीदी है, या आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको ITR 2 भरना मैंडेटरी है। चलिए तो अब जान लेते हैं अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आपके लिए कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। तो इस केस में ITR 3 और ITR 4 एप्लीकेबल है। तो अगर आप इंडिविजुअल यानी कि प्रोप्राइटरी फॉर्म है या HUF है, तो आप अगर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपके केस में ITR 3 एप्लीकेबल रहेगा। और अगर आप इंडिविजुअल या HUF है या पार्टनरशिप फर्म है अदर देन LLP, अगर आपकी बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेबल है, यानी कि जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है उसके आप कुछ परसेंटेज अपनी इनकम में दिखा रहे हैं, तो आपके केस में ITR 4 एप्लीकेबल रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी ITR 1 to ITR 4 के लिए। ITR 5 to ITR 7 हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप आपके जो भी CAs है, आपके जो भी कंसल्टेंट है, उससे आप ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करने के लिए कंफर्टेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके रिटर्न ऑफ इनकम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप खुद से भी अपना रिटर्न ज़रूर फाइल कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए आज था, जिससे आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो ITR फाइलिंग के ऊपर। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो ITR फाइलिंग के टाइम पे आपको ज़रूर यूज़फुल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन